लगातार 49 दिनों तक बारिश होती रही और देखते ही देखते पूरी जमीन समंदर में समा गई। मैं और मेरी गर्लफ्रेंड ये वांचू एक छोटी सी नाव पर किसी तरह जान बचाकर भाग रहे थे। मेरे पास जो भी थोड़ा बहुत खाना बचा था मैंने वांचू को दे दिया ताकि वो जिंदा रह सके, लेकिन वो इतने से खुश नहीं थी। भूख की वजह से जब मैं बेहोश हुआ तो उसने मुझे रस्सियों से जकड़ दिया। जब मेरी आंख खुली तो मैंने उससे रहम की भीख मांगी, लेकिन उसने हंसते हुए कहा कि अब हमारे पास कोई मौका नहीं बचा है। उसने बड़ी बेरहमी से कहा कि मेरी सबसे बड़ी खूबी यही है कि मैं ताकतवर हूँ और उसका कहना मानता हूँ, इसलिए अब मैं उसका इमरजेंसी खाना बनूंगा। वो मुझे मारकर मेरा मांस सुखाना चाहती थी ताकि वो ज्यादा दिनों तक जिंदा रह सके। उसने चाकू निकाला और मुझ पर वार करते हुए कहा कि मेरा सपना था न उसके साथ एक होने का, तो अब वो मुझे खाकर अपना हिस्सा बना लेगी। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस औरत के लिए मैंने सब कुछ कुर्बान कर दिया वो मुझे ही खाने जा रही थी। दर्द और धोखे के बीच मेरी आंखें बंद हो गई, लेकिन तभी एक रोबोटिक आवाज गूंजी, सिस्टम एक्टिवेटेड। मेरी आंखें खुली और मैं दंग रह गया। मैं अपने घर के बिस्तर पर था। मैं जिंदा था, ये कोई सपना नहीं था। मैंने कैलेंडर देखा, आज 6 जुलाई थी, यानी कयामत आने में अभी 7 दिन बाकी थे। तभी वही आवाज फिर सुनाई दी, सर्वाइवल सिस्टम सफलतापूर्वक जुड़ चुका है और स्टोरेज स्पेस फंक्शन शुरू हो गया है। मेरे पास अब एक ऐसा जादुई स्पेस था जिसमें मैं जितना चाहूँ सामान भर सकता था। मैंने एक बोतल के साथ इसे चेक किया और देखते ही देखते वो गायब होकर मेरे सिस्टम में चली गई। ये कमाल था। अब मैं अपनी पिछली जिंदगी वाली गलती कभी नहीं दोहराऊंगा। मैंने फौरन ढेर सारा लजीज खाना मंगवाया। पिछली जन्म में मैं दाने दाने को तरसा था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मैंने ऑनलाइन लोन और क्रेडिट कार्ड से जितना हो सके उतना पैसा निकाला और पागलों की तरह राशन और पानी ऑर्डर करना शुरू कर दिया। मुझे पता था कि 13 जुलाई से पूरी दुनिया डूबने वाली है और मुझे अपनी पूरी जिंदगी के लिए सामान जमा करना था। मुझे इस बार सिर्फ सामान ही नहीं बल्कि वफादार लोग भी चाहिए थे। पिछली बार ये वांचू जैसे धोखेबाज को साथ रखकर मैंने बड़ी गलती की थी। अभी मैं सोच ही रहा था कि तभी उसी लालची औरत का फोन आ गया। उसे लग रहा था कि मैं वही पुराना बेवकूफ हूँ। उसने मुझसे कहा कि मैं अपनी माँ की निशानी वाला सोने का कंगन बेच दूं ताकि वो अपने लिए एक महंगा ब्रांडेड बैग खरीद सके। उसने मुझे अपने किसी जान पहचान वाले गिरवी रखने वाले दुकानदार का पता भी दिया। मैंने मन ही मन मुस्कुराते हुए उसकी बात मान ली। उसे लगा कि उसने मुझे फिर से अपनी उंगलियों पर नचा लिया है, लेकिन उसे क्या पता कि अब खेल पूरी तरह बदल चुका है। देखते जाओ अब होता क्या है। मैं सीधा ओल्ड तियान की दुकान पर पहुंच गया। ये वही बुढ़ा था जिसने मेरी पिछली जिंदगी में ये वांचू के साथ मिलकर मुझे बर्बाद किया था। मैंने उसे झांसा दिया कि मुझे अपनी गर्लफ्रेंड को सरप्राइज देने के लिए लोन चाहिए। मैंने उसे अपने घर के कागज सौंप दिए। वो बुढ़ा बहुत शातिर था। उसने मुझे 20 लाख का लोन देने के बदले 10-10 हजार के चाय के 40 डिब्बे जबरदस्ती थमा दिए, मतलब सीधे सीधे 4 लाख का ब्याज। वो मन ही मन मुझे बेवकूफ समझ रहा था और मुझे सिंप कहकर मेरा मजाक उड़ा रहा था। उसे लग रहा था कि मैं एक लड़की के चक्कर में अपना सब कुछ लुटा रहा हूँ। मुझे मेरी पिछली जिंदगी की वो बात याद आ गई जब इन लोगों ने मुझ पर नकली सोना देने का इल्जाम लगाकर मुझे कर्ज में डुबो दिया था और मेरी माँ की आखिरी निशानी भी छीन ली थी। लेकिन इस बार बाजी मेरे हाथ में थी। मैंने चुपचाप उसकी सारी शर्तें मान ली क्योंकि मुझे पता था कि आज रात मैं उससे पाई पाई वसूल कर लूंगा। रात होते ही मैं चुपके से उसकी दुकान में दाखिल हुआ। मुझे अच्छी तरह पता था कि उसका तिजोरी वाला कमरा कहाँ है। मैंने अपने सिस्टम का इस्तेमाल किया और उसे स्कैन करने का आदेश दिया। सिस्टम ने बताया कि तिजोरी के अंदर 50 लाख कैश और 100 सोने के बिस्कुट रखे हैं और कमाल की बात तो ये थी कि उस बुढ़े ने वहाँ एक असली बंदूक भी छिपा रखी थी। मैंने एक पल भी बर्बाद नहीं किया और सिस्टम की मदद से तिजोरी का सारा सामान गायब कर दिया। अब ओल्ड तियान के पास रोने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। मैंने दुकान के सारे कैमरे की फुटेज पहले ही साफ कर दी थी, तो कल सुबह जब वो अपनी खाली तिजोरी देखेगा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। अगले दिन जब वो दुकान पहुंचा और अपनी तिजोरी खाली देखी तो उसकी चीखें निकल गईं। वो पागलों की तरह चिल्लाने लगा कि उसे लूट लिया गया है, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। इधर मेरा काम बन चुका था। मेरे पास अब ढेर सारा कैश और सोना था। मैंने हिसाब लगाया तो पता चला कि उस सोने की कीमत लगभग 4 करोड़ रुपए है। इतने पैसों में तो एक शानदार याट खरीदी जा सकती है। अब मेरा अगला कदम समंदर की लहरों पर राज करने का था, क्योंकि दुनिया डूबने वाली थी और मुझे खुद को और अपनी आने वाली टीम को सुरक्षित रखना था। मैं अपनी कार की तरफ बढ़ ही रहा था कि अचानक ली मांग और उसके गुंडों ने मेरा रास्ता रोक लिया। ये वही ली मांग है जिसे वांचू ने पिछले जन्म में भी मेरे पीछे छोड़ा था। वो बड़ी अकड़ में बोला कि मुझे चुपचाप उसके साथ चलना होगा वरना अंजाम बुरा होगा। मैंने उसे एक मौका दिया और शांति से बात करने को कहा, लेकिन जब वो नहीं माना तो मैंने ओल्ड तियान की तिजोरी से चुराई हुई बंदूक उसके माथे पर टिका दी। बंदूक देखते ही उसकी सारी हेकड़ी निकल गई। उसे यकीन हो गया कि ये असली बंदूक है और शायद ओल्ड तियान की ही है। वो और उसके गुंडे अपनी जान बचाकर वहाँ से दुम दबाकर भाग निकले। ली मांग को वांचू पर बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसकी वजह से आज वो मरते मरते बचा था। इधर मैं अपनी पड़ोसन मुलिंगशु से मिला। वो सालों से मेरी पड़ोसी थी और बहुत ही शालीन स्वभाव
स्वभाव की थी। तभी मेरा सिस्टम लेवल अप हुआ और मुझे लोगों का पैनल दिखने लगा। इसमें लोगों की वफादारी और उनके चरित्र के बारे में पता चल रहा था। मैंने देखा कि भरोसे के लिए 90% से ज्यादा स्कोर होना जरूरी है। लिंगशु से बात करते हुए मैंने उसे बताया कि मुझे एक बहुत बड़ी याट खरीदनी है और क्या वो मकाऊ में किसी से संपर्क करवा सकती है। लिंगशु ने तुरंत अपने ऑफिस बात की और पता चला कि हांगकांग का एक रईस अपनी आलीशान याट बेचना चाहता है जो अभी मकाऊ में ही खड़ी है। छोटी याट तो 4 करोड़ में मिल जाती है, लेकिन ये वाली अरबों की थी। मेरे पास अभी सिर्फ 4 करोड़ थे और मुझे कम से कम 200 करोड़ से ज्यादा की जरूरत थी। कयामत आने में अभी कुछ दिन बाकी थे, इसलिए मैं चोरी करके पुलिस के लफड़े में नहीं पड़ना चाहता था। फिर मुझे ख्याल आया कि जब मेरे पास सिस्टम है तो पैसे कमाना कौन सी बड़ी बात है। 40 करोड़ को 2 अरब में बदलना मेरे लिए बच्चों का खेल था। मैं सीधा मकाऊ के सबसे बड़े कसीनो पहुंच गया और दांव लगाने के लिए तैयार हो गया। कसीनो में तो मैंने तहलका मचा दिया। लोग मुझे जुआरियों का भगवान समझने लगे थे, लेकिन उन्हें क्या पता कि मेरे पास सिस्टम की शक्ति है। देखते ही देखते मैंने 3 अरब रुपए जीत लिए। अब मेरे पास याट खरीदने के लिए काफी पैसे थे, लेकिन मुझे कयामत से लड़ने के लिए सिर्फ पैसा नहीं बल्कि तगड़ी सुरक्षा भी चाहिए थी। मैंने सिस्टम के जरिए बॉडीगार्ड्स की लिस्ट चेक की और मेरी नजर शीन शान पर पड़ी। 3 परफेक्ट स्किल्स और 6 मास्टर स्किल्स। ये बंदा तो सीधा कयामत के लिए ही बना था। हैरानी की बात यह थी कि इतना काबिल इंसान वहाँ एक सफाई कर्मचारी यानी झाड़ू लगाने वाले का काम कर रहा था। जब मैंने उसे अपना बॉडीगार्ड चुनने का फैसला किया तो सुरक्षा कंपनी के बड़े अधिकारियों को अपनी तौहीन महसूस होने लगी। वे मुझ पर चिल्लाने लगे कि मैं एक झाड़ू लगाने वाले को चुनकर उनके बेहतरीन बॉडीगार्ड्स का अपमान कर रहा हूँ। तनाका नाम का एक घमंडी बॉडीगार्ड तो आग बूला हो गया और कहने लगा कि मुझे पता ही नहीं कि असली सुरक्षा क्या होती है। शेन शान ने अपनी शर्तें रखी। उसने साल के 30 लाख रुपए, रहने के लिए एक घर और एक गाड़ी मांगी। उसने साफ कह दिया कि वो अपनी बेटी के शहर में ही रहेगा और सिर्फ बॉडीगार्ड का काम करेगा। वहाँ खड़े लोग उसका मजाक उड़ाने लगे कि एक सफाई कर्मचारी की इतनी हिम्मत। उन्हें लगा कि मैं मना कर दूंगा, लेकिन मेरे लिए 30 लाख रुपए अब मामूली बात थी। मैंने बिना सोचे समझे उसकी सारी शर्तें मान ली। तनाका और उसके साथी शेन शान को डरपोक समझकर उसे मारने के लिए आगे बढ़े। शेन शान ने बड़ी शांति से उन सबको चुनौती दे दी कि अगर हिम्मत है तो सब एक साथ हमला करो। तनाका जो खुद को सबसे बड़ा मास्टर समझता था, वो भी शेन शान की एक झलक देखकर कांपने लगा। शेन शान की ताकत और उसके चेहरे के हाव भाव ने सबको बता दिया कि वो कोई मामूली इंसान नहीं बल्कि एक छुपा हुआ मास्टर है। उन सब की बोलती बंद हो गई और उन्होंने चुपचाप हार मान ली। मुझे जो चाहिए था वो मिल गया था, एक ऐसा वफादार बॉडीगार्ड जो मौत के सामने भी अकेला खड़ा रह सके। बाकी बॉडीगार्ड्स को धूल चटाने के बाद शेन शान अब मेरे साथ था। मैंने उसे साफ कह दिया कि मुझे अब बॉस नहीं बस हु कहकर बुलाए। वो एक सच्चा प्रोफेशनल है। उसने एक बार भी नहीं पूछा कि मैं इतना सारा सामान और राशन क्यों जमा कर रहा हूँ। मैंने उसे अपनी बेटी को लेकर सीधे बंदरगाह पहुँचने को कहा। मैंने उसकी बेटी बूबू के लिए एक प्यारी सी गुड़िया भी खरीदी थी। मुझे पता था कि शेन शान का दिल उसकी बेटी में बसता है। अगर मैं उसे खुश रखूंगा तो शेन शान अपनी आखिरी सांस तक मेरे लिए वफादार रहेगा। जब मैं बंदरगाह पहुंचा तो अपनी याट को देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। तस्वीरों में तो ये बड़ी लगती ही थी, लेकिन असल में ये किसी चलते फिरते शहर जैसी थी। 210 करोड़ का सौदा पक्का हो चुका था। मैंने पुराने क्रू को हटा दिया था, बस कैप्टन को साथ रखा। वही मेरी मुलाकात नन्ही बूबू से हुई। वो बहुत ही तबीदार बच्ची थी और गुड़िया पाकर बहुत खुश थी। लिंगशु मुझे बड़ी हैरानी से देख रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि एक साधारण सा दिखने वाला लड़का पल भर में 200 करोड़ से ज्यादा कैश कैसे खर्च कर सकता है। उसने मुझसे सीधे पूछ लिया कि आखिर मैं हूँ कौन। मैंने शेन शान और उसे पास बुलाया। मैंने तय कर लिया था कि अब सच बताने का वक्त आ गया है। मैंने उन्हें बताया कि 13 जुलाई को ये दुनिया खत्म होने वाली है। भयंकर बारिश होगी और पूरी जमीन समंदर में डूब जाएगी। शेन शान को यकीन नहीं हो रहा था। उसने पूछा कि मुझे ये सब कैसे पता। तब मैंने उसे वो राज बताया जिसे सुनकर उसके होश उड़ गए। मैंने उसे बताया कि मैं एक बार मर चुका हूँ और ये मेरी दूसरी जिंदगी है। यही नहीं, अब मेरे पास जादुई शक्तियाँ भी हैं। मैंने अपनी जादुई तिजोरी शेन शान के सामने खोल दी और उसे बताया कि मैं कुछ भी गायब कर सकता हूँ। मैंने उसे साफ कह दिया कि अगर उसे लगता है कि मैं पागल हूँ तो वो अभी जा सकता है, लेकिन अगर वो रुका तो हम भाइयों की तरह रहेंगे। जब तक मेरे पास एक वक्त की रोटी है, बूबू और उसे कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। शेन शान ने बड़ी समझदारी की बात की। उसने कहा कि वो 13 जुलाई तक यानी 5 दिन इंतजार करेगा। अगर तब बारिश हुई तो वो मेरा साथ देगा, वरना मेरा कर्ज उतारने के लिए वो साल भर मुफ्त में मेरी हिफाजत करेगा। मुझे उसकी ये बात पसंद आई। जो आदमी अपनी बेटी और अपने उसूलों का इतना पक्का हो, उस पर भरोसा किया जा सकता है। शेन शान को अपनी ताकत का अंदाजा नहीं था, पर मेरे लिए वो बहुत कीमती था। मैंने उसे अपना पहला काम सौंपा। मुझे हथियार चाहिए थे। मैंने जैसे ही 8 कहा, वो खुद ही समझ गया कि मुझे 8 ट्रक भर के बंदूकें चाहिए। उसने कहा कि ऐसे सौदों के लिए कैश से ज्यादा सोना काम आता है। मेरे लिए तो ये और भी अच्छा था, क्योंकि ओडतियान की तिजोरी से चुराया हुआ सारा सोना अब काम
काम आने वाला था। शेन शान अपने काम पर निकल गया और मैंने उससे वादा किया कि वो जब तक लौटेगा उसे एक बड़ा सरप्राइज मिलेगा। वो सरप्राइज था बूबू के पैरों का इलाज। बेचारी बूबू को लगा कि ये नामुमकिन है क्योंकि बड़े बड़े डॉक्टर हार मान चुके थे, पर मैंने उसे यकीन दिलाया कि मेरी जादुई शक्तियों के सामने सब मुमकिन है। मैंने फौरन सिस्टम से पूछा कि क्या बूबू ठीक हो सकती है। सिस्टम ने मुझे एक ऐसी डॉक्टर का पता बताया जिसके आंकड़े देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। 6 परफेक्ट स्टैट्स और 6 मास्टरी स्किल्स, वो तो शेन शान से भी ज्यादा काबिल निकली। जब उस डॉक्टर ने बूबू को चेक किया तो उसने बताया कि रीढ़ की हड्डी में गोली लगने की वजह से पैरों की नसें दब गई हैं, लेकिन अगर सही तरीके से इलाज और एक्यूपंक्चर किया जाए तो बूबू फिर से अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है। वो डॉक्टर कोई मामूली इंसान नहीं बल्कि चलती फिरती मेडिकल टीम थी, लेकिन सिस्टम ने एक चेतावनी भी दी थी। उस डॉक्टर का दिल तो मसीहा जैसा था, पर उसका दिमाग किसी शातिर अपराधी से कम नहीं था। ऐसी औरत को काबू में रखना आसान नहीं होने वाला था। डॉक्टर शाओ बहुत चालाक निकली। उन्हें सिर्फ पैसा नहीं चाहिए था, वो तो उस बिल्डिंग के नाम के पीछे पड़ी थी जो मैंने हॉस्पिटल को दान की थी। उन्होंने शर्त रखी कि उस बिल्डिंग का नाम चाइनीज मेडिसिन के ऊपर रखा जाए। मैंने झट से हाँ कर दी क्योंकि मुझे पता था कि कयामत आने के बाद बिल्डिंग का नाम कोई याद नहीं रखेगा। मुझे तो बस ये चाहिए था कि वो मेरी टीम में शामिल हो जाए। वो झटपट तैयार हो गई और अपनी कार से हमें घर ले जाने के लिए निकल पड़ी। जैसे ही हम अपनी पुरानी बिल्डिंग के पास पहुंचे, पड़ोस की आंटियों ने गपशप शुरू कर दी। उन्हें लगा कि मैं किसी अमीर औरत के टुकड़ों पर पलने वाला टॉय बॉय बन गया हूँ। हद है याद। बूबू ने जैसे ही डॉक्टर शाओ को बड़ी बहन और मुझे अंकल कहा, उन औरतों को पक्का यकीन हो गया कि मैं डॉक्टर शाओ के पैसों पर ऐश कर रहा हूँ। डॉक्टर शाओ ने भी मजे लेने शुरू कर दिए और जानबूझकर मेरे और करीब आने लगी ताकि अफवाह और भी तेज हो जाए। तभी वहाँ मेरी पुरानी मुसीबत ये वांचू टपक पड़ी। मुझे दूसरी लड़की के साथ देखकर उसके तेवर ही बदल गए। उसे लग रहा था कि वो डॉक्टर शाओ को मेरे खिलाफ भड़का देगी। उसने शाओ को आगाह करना शुरू कर दिया कि मेरे पास न पैसा है और न ही कोई हुनर और मैं उनके लायक नहीं हूँ। लेकिन डॉक्टर शाओ तो उससे भी बड़ी खिलाड़ी निकली। उन्होंने वांचू की बोलती बंद करने के लिए एक ऐसा झूठ बोला कि मेरे भी होश उड़ गए। डॉक्टर शाओ ने वांचू के चेहरे पर बम फोड़ते हुए कहा कि हम दोनों का तो पहले से ही एक बच्चा है। उन्होंने बूबू की तरफ इशारा किया और उसे वांचू को आंटी बोलने के लिए कहा। वांचू का तो चेहरा ही देखने लायक था। वो मुझे धोखेबाज और महा झूठा बोलकर वहां से पैर पटकती हुई चली गई। डॉक्टर शाओ की इस हरकत ने वांचू को उसकी सही जगह दिखा दी, लेकिन अब मेरे लिए ये समझाना मुश्किल हो गया था कि आखिर चल क्या रहा है। ये वांचू हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने तुरंत ओल्ड तियान को फोन मिलाया और उसे उकसाना शुरू कर दिया। उसे यकीन था कि मेरी इस रईसी के पीछे वही पैसा है जो ओल्ड तियान की तिजोरी से गायब हुआ था। उन दोनों ने मिलकर एक बहुत ही घटिया पैंतरा चला। उन्हें लगा कि बूबू मेरी बेटी है, इसलिए उन्होंने तय किया कि वो बूबू को अगवा कर लेंगे और फिर उसे मुहरा बनाकर मुझसे अपना सारा पैसा वसूल करेंगे। उन्हें क्या पता था कि वो सीधे मौत के कुएं में झांक रहे हैं। इधर मुझे अपनी टीम को और मजबूत करना था। बॉडीगार्ड और डॉक्टर तो मिल गए थे, लेकिन कयामत के उन मुश्किल दिनों में एक भरोसेमंद हाउसकीपर का होना भी बहुत जरूरी था। मेरी नजर मुलिंगशु पर थी। वो बहुत ही शांत और सुलझी हुई थी। मैंने बूबू को डॉक्टर शाओ के पास छोड़ा और सीधे लिंगशु के पास पहुंच गया। मैंने उसे साफ शब्दों में नौकरी का ऑफर दिया और ये भी कह दिया कि 13 जुलाई को कुछ बहुत भयानक होने वाला है, इसलिए बेहतर यही होगा कि वो मेरे साथ चले। वो थोड़ी उलझन में थी, लेकिन मैंने उसे सोचने के लिए समय दे दिया। जब मैं नीचे आया तो डॉक्टर शाओ मेरा रास्ता रोके खड़ी थी। वो चिढ़ रही थी कि मैं ऊपर किसी लड़की से मिलने गया था। मुझे लगा मामला बिगड़ जाएगा, लेकिन सिस्टम ने कुछ और ही दिखाया। डॉक्टर शाओ का गुस्सा जितना बढ़ रहा था, उनकी वफादारी का स्कोर भी उतना ही ऊपर जा रहा था। मुझे समझ आ गया कि ये मैडम भी किसी बड़े खेल की खिलाड़ी हैं। खैर, हमें दवाओं के लिए निकलना था और मार्केट बंद होने वाली थी। बूबू को अकेला छोड़ना ठीक नहीं था, इसलिए मैंने मुलिंगशु से मदद मांगी। वो बच्चों से बहुत प्यार करती थी और बूबू जैसी प्यारी बच्ची का ख्याल रखने के लिए वो तुरंत मान गई। मुझे पता था कि ये मौका लिंगशु का दिल जीतने के लिए सबसे अच्छा है। मैं डॉक्टर शाओ के साथ निकल तो पड़ा, लेकिन मेरे दिमाग में अभी भी ओल्ड तियान और ये वांचू की वो पुरानी दुश्मनी चल रही थी। खेल अब और भी पेचीदा होने वाला था। हथियारों का सौदा पक्का हो गया था। शेन शान ने अपनी जान पर खेलकर 8 ट्रक भर के माल का इंतजाम कर दिया था। स्नाइपर राइफल्स, ग्रेनेड्स और न जाने क्या क्या क़यामत से लड़ने के लिए अब मेरे पास पूरी फौज जितना बारूद था। $80 मिलियन का ये सौदा मेरे लिए बहुत बड़ी जीत थी। मैंने शेन शान से कहा कि वो सारा माल लेकर वांडा माउंटेन के पास पहुंचे, लेकिन तभी मुझे कुछ अजीब लगा। मैंने लिंगशु को मैसेज किया था कि वो बूबू को लेकर वहां पहुंच जाए, पर उसका कोई जवाब नहीं आया। लिंगशु वैसी लड़की नहीं थी जो बात अनसुनी कर दे। मेरा दिल बैठ गया। मुझे लगा कि कुछ बहुत बुरा हुआ है। तभी मेरे फोन की घंटी बजी। ओल्ड तियान का फोन था। उस बुढ़े की आवाज में वो कमीनी हंसी सुनकर मेरा खून खौल गया। उसने बड़े आराम से कहा कि मेरे घर की दोनों लड़कियां इस वक्त उसके पास बैठकर चाय पी रही हैं। मेरी एक छोटी सी गलती की वजह से बूबू और लिंगशु खतरे में पड़ गई थी। मैंने डॉक्टर शाओ को तुरंत घर जाने को कहा। वो बेचारी डरी हुई थी, पर उसे मुझ
मुझ पर पूरा भरोसा था। मैंने शिनशान को भी खबर कर दी कि वो अभी सामने ना आए, ये लड़ाई मुझे अकेले लड़नी होगी। मैं सीधा ओल्ड तियान के चाय घर यानी उसके ठिकाने पर जा पहुंचा। वहां पहुंचते ही मेरा सामना उस शातिर बुढ़े से हुआ। वो अभी भी इसी बात पर अड़ा था कि मैंने उसकी तिजोरी कैसे साफ की। उसे लग रहा था कि लड़कियों को मुहैया बनाकर वो मुझसे सब कुछ उगलवा लेगा। मैंने साफ कह दिया कि मुझे नहीं पता वो किस माल की बात कर रहा है। ओल्ड तियान को लगा कि मैं उसके सामने गिड़गिड़ाऊंगा, और उसे क्या पता था कि वो एक ऐसे आदमी से पंगा ले रहा है जो मौत को करीब से देख कर लौटा है। खेल अब खतरनाक मोड़ पर आ गया था। ओल्ड तियान को लग रहा था कि वो अपने गुंडों के दम पर मुझे डरा लेगा। मैंने भी खेल जारी रखा और उसे पैसे देने के बहाने अंदर बुलाया। वहाँ लिमांग भी खड़ा था, जो बुढ़े को यकीन दिला रहा था कि उसने मुझे चोरी करते हुए देखा है। मैंने मुस्कुराते हुए उन सब से कहा कि तुम लोगों ने मेरे करीबियों को चाय पिलाई है, तो अब मेरी बारी है तुम्हें अपने खास ठिकाने पर ले जाने की। अगले ही पल मैंने उन सबको अपने सिस्टम के वॉइड डायमेंशन यानी उस जादुई खाली जगह में खींच लिया जहां मैंने ओल्ड तियान का सारा सामान छिपा कर रखा था। जैसे ही उनकी आंखें खुली, उनके होश उड़ गए। वो ऐसी जगह थे जहां ना कोई दीवार थी, ना कोई आसमान। वहां ओल्ड तियान का वही सोना और बंदूकें पड़ी थी जो मैंने चुराई थी। बुढ़ा पागलों की तरह चिल्लाने लगा कि ये कौन सी जगह है, क्या ये नर्क है। उसे समझ आ गया कि मैं कोई मामूली इंसान नहीं हूँ, मेरे पास जादुई ताकत है। वो गिड़गिड़ाने लगा, कहने लगा कि उसे अब वो बंदूकें और सोना नहीं चाहिए, बस उसे इस जगह से बाहर निकाल दिया जाए। मैंने उनसे सीधे मुलिंगशु और नन्ही बूबू के बारे में पूछा। बुढ़ा फिर से शातिर बनने की कोशिश करने लगा। उसने कहा कि लड़कियां शहर के बाहर एक विला में हैं, और अगर वो अपने आदमियों को कॉल नहीं करेगा तो वो लड़कियों को मार देंगे। उसे लगा कि मैं डर जाऊंगा। मैंने ठंडे दिमाग से कहा कि तुम्हारे दर्जन भर गुंडों की जान के बदले अगर 2 जाने जाती हैं तो मुझे कोई परवाह नहीं है। मेरी ये बात सुनकर उसकी रूह कांप गई। उसे समझ आ गया कि मैं उससे भी बड़ा सनकी हूँ। जब उसे अपनी मौत सामने दिखने लगी तो उसने ठिकाना उगल दिया, ईस्ट सबर्ब विला नंबर 322। शिनशान को यकीन नहीं हो रहा था कि मैंने अकेले ही आधे घंटे के अंदर किडनैपर्स का पता लगा लिया। उसके साथियों को शक था कि कहीं ये कोई जाल तो नहीं, लेकिन शिनशान को मुझ पर पूरा भरोसा था। उसे पता था कि जो आदमी पलक झपकते ही 2 अरब रुपए खर्च कर सकता है और जिसके पास ऐसी रहस्यमयी शक्तियां हों, उसे कोई नहीं खरीद सकता। अब मेरा बस एक ही मकसद था, अपनी टीम के लोगों को सही सलामत वापस लाना और उन किडनैपर्स को सबक सिखाना। मैं इस सबर्ब के उस विले पर पहुंच गया। शिनशान ने अपनी पुरानी फौज और बैकअप तैयार कर रखा था, लेकिन वो लोग दूर से तमाशा देख रहे थे। वो देखना चाहते थे कि आखिर मुझ में ऐसा क्या है जो शिनशान मेरी इतनी तारीफ करता है। मैंने विले का दरवाजा खटखटाया और ओल्ड तियान का नाम लिया। अंदर मौजूद गुंडों को लगा कि ओल्ड तियान ने ही किसी को भेजा है। उन्हें अपनी बंदूक पर बड़ा घमंड था। उन्हें लगा कि मैं अकेला उनका क्या बिगाड़ लूंगा, लेकिन मुझे फालतू का ड्रामा नहीं चाहिए था, क्योंकि अंदर बूबू और लिंगशु की जान खतरे में थी। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, मैं पलक झपकते ही उनकी आंखों के सामने से गायब हो गया। उन बेवकूफों को समझ ही नहीं आया कि मैं अंदर कैसे पहुंच गया। मैंने सीधा उस कमरे का रुख किया जहां बूबू और लिंगशु को रखा गया था। बूबू को देखकर जान में जान आई। वो बिल्कुल अपने बाप पर गई है, इतनी हिम्मत वाली कि डर का नामो निशान नहीं था। लिंगशु बेचारी खुद को कोस रही थी कि उसकी वजह से बूबू पकड़ी गई, पर मैंने उसे समझाया कि अपराधियों की गलती का बोझ अपने सर पर मत लो। तभी शिनशान अपनी पूरी टीम के साथ अंदर आ पहुंचा। वो हैरान था कि मैंने अकेले ही सारे किडनैपर्स का काम तमाम कर दिया। उसने ईमानदारी से माना कि पहले उसे मुझ पर गुस्सा आ रहा था, पर अब उसके दिल में मेरे लिए सिर्फ इज्जत बची है। उसकी एक साथी एन भी वहाँ थी, जो बड़े गौर से मुझे देख रही थी। वो लोग समझ नहीं पा रहे थे कि वो किडनैपर्स आखिर गए कहाँ। मैंने उन्हें अपनी जादुई दुनिया यानी अपने स्पेस की एक झलक दिखा दी। वो किडनैपर्स अब मेरे उस जादुई वॉर्ड में कैद थे जहाँ से निकलना नामुमकिन था। एन की आंखों में हैरानी और थोड़ा डर साफ दिख रहा था। मैंने उससे मजाक में कहा कि अगर तुम कभी मेरे इस स्पेस में बोर होने लगो तो बस बता देना, मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगा। अब मेरी टीम लगभग तैयार थी और कयामत का सामना करने के लिए हम पूरी तरह लैस थे। एन को अपनी काबिलियत पर बड़ा घमंड था, पर मेरा जादू देखने के बाद उसके होश उड़ गए। वो समझ गई कि मेरे साथ रहने में ही भलाई है और शायद मेरी वजह से वो और भी ताकतवर बन सकती है। मैंने मुलिंगशु को कार में सब सच सच बता दिया। मैंने उसे समझाया कि ये सब एक सिस्टम की वजह से हो रहा है। बेचारी दंग रह गई। उसे लगा जैसे ये किसी फिल्मी कहानी जैसा है। वो परेशान थी कि उन बूढ़े बुजुर्गों का क्या होगा जो लड़ नहीं सकते। मैंने उसे भरोसा दिलाया कि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, पर मैं मन ही मन जानता था कि कयामत के वक्त दुनिया बड़ी बेरहम हो जाती है और लोग भेड़ की खाल में भेड़िए बन जाते हैं। एन भी टीम में शामिल होने के लिए राजी हो गई, पर उसने एक बड़ी रहस्यमय शर्त रखी कि वक्त आने पर वो मुझसे कुछ मांगेगी। पता नहीं वो क्या खिचड़ी पका रही है, पर शिनशान ने उसे चुना है तो कुछ तो बात होगी ही। 9 जुलाई की सुबह 6 बजे कयामत शुरू होने
में अब सिर्फ 109 घंटे बचे थे। तभी सिस्टम की तरफ से एक खुशखबरी मिली। सिस्टम अपग्रेड हो गया था और मुझे ब्लाइंड बॉक्स का नया फीचर मिला। हर रोज मुझे एक ऐसा बॉक्स मिलना था जिसमें से कुछ भी निकल सकता था। मुझे लगा शायद कोई खतरनाक हथियार निकलेगा, पर निकला क्या? गवर्नमेंट टेस्टिंग यानी खाने की परख करने वाली स्किल। पहले तो मुझे बड़ा गुस्सा आया कि इस वक्त खाने पीने की स्किल का मैं क्या करूंगा, पर फिर मुझे इसकी असली ताकत समझ आई। अब मैं एक इंसानी डिटेक्टर बन चुका था। अगर कोई मेरे खाने में जहर मिलाए या सड़ा हुआ खाना दे तो मैं एक पल में उसे पकड़ सकता था। डॉक्टर शाओ और एंड हमारे लिए नाश्ता लेकर आए। बाहर का मौसम बड़ा अजीब और डरावना हो रहा था। हल्की हल्की बारिश बस हमें चढ़ा रही थी। ये किसी बड़े तूफान के आने की आहट थी। मैंने तय किया कि अब और इंतजार नहीं करना है। मैंने शेन शान से साफ कह दिया कि जितना हो सके रसद और सामान भरते रहो। जब तक मेरे सिस्टम में जगह है मैं इस पूरी दुनिया को उसमें भर लेने के लिए तैयार था। मैंने बहुत कुछ जमा कर लिया था, इतना कि हम कई दशकों तक बिना कुछ किए आराम से गुजारा कर सकते थे। लेकिन मुझे पता था कि कयामत के वक्त असली खतरा मौसम नहीं बल्कि इंसानों की नीयत होती है। आखिर वो दिन आ ही गया। बाहर मूसलाधार बारिश शुरू हो चुकी थी और समंदर का स्तर बढ़ने लगा था। जब मैं अपनी बिल्डिंग से निकलने लगा तो उन मतलबी पड़ोसियों ने मेरा रास्ता रोक लिया। मिसेज वुंग और उनके साथियों की धौस तो देखिए। वो मुझसे मेरा राशन और सामान मांगने लगे। उनका कहना था कि मैंने आसपास की दुकानों का सारा माल खरीद लिया है, इसलिए अब मुझे उन्हें सब कुछ मुफ्त में देना चाहिए। मैंने उन्हें साफ कहा कि मैंने अपना सामान शहर के बाहर की फैक्ट्रियों से थोक में मंगाया है और मुलिंगशियू ने उन्हें पहले ही चेतावनी दी थी, जो उन्होंने अनसुनी कर दी। लेकिन वो लोग सुनने को तैयार नहीं थे। तभी एन वहां आ धमकी। उसने उन लूजर्स का खूब मजाक उड़ाया और मुझे वहां से निकालने के लिए लगभग घसीटते हुए ले गई। वो बड़ी अजीब लड़की है, मुझसे ऐसे पेश आ रही थी जैसे हम बचपन के लंगोटिया यार हों। खैर, हम किसी तरह बंदरगाह पहुंचे जहां शेन शान और बाकी सब मेरा इंतजार कर रहे थे। चारों तरफ पानी भर चुका था और शहर डूबने की कगार पर था। याट पर चढ़ते ही मैंने अपने सिस्टम के जादू से बाकी सामान भी अंदर लोड किया। शेन शान ने भी अब पूरी तरह मेरी टीम में शामिल होने का फैसला कर लिया था। मैंने उसे अपना बड़ा भाई माना, लेकिन उसने बड़े सम्मान के साथ कहा कि नेता मैं ही रहूंगा। हम अपनी नई दुनिया की शुरुआत करने ही वाले थे कि तभी शेन शान की नजर दूर से आती एक नाव पर पड़ी। इतने भयंकर तूफान में कोई हमारी तरफ बढ़ रहा था। ये कोई मदद मांगने वाले तो नहीं लग रहे थे। जिस तरह से वो हमारी याट की ओर आ रहे थे, साफ था कि उनके इरादे नेक नहीं हैं। लेकिन मुझे फिक्र नहीं थी। मेरे पास शेन शान और इन जैसे जांबाज साथी थे। मैंने मुस्कुराते हुए सोचा कि लगता है कयामत के पहले दिन ही कुछ बिन बुलाए मेहमानों की खातिरदारी करनी पड़ेगी। मैंने अपनी टीम को तैयार रहने का इशारा कर दिया। लहरों के बीच एक छोटी सी नाव हमारी तरफ बढ़ रही थी। एन और शेन शान थोड़े चौकन्ने थे, लेकिन मुझे मामला कुछ और ही लग रहा था। उस नाव पर 2 मर्द और करीब 6 औरतें थी। वो लोग खुद को किसी शेल्टर का बता रहे थे और बड़ी मासूमियत से दवाइयों की भीख मांग रहे थे। उनका कहना था कि उनके एक साथी को बहुत तेज बुखार है और वो बिना मदद के वापस नहीं जा सकते। मुझे पता था कि ये दाल में कुछ काला है, लेकिन मैंने सोचा चलो देखते हैं इनका नाटक कहाँ तक जाता है। मैंने उन्हें याट पर आने की इजाजत दे दी। जैसे ही लियो नाम का वो गुंडा और उसका साथी ऊपर आए, उनकी नीयत तुरंत बदल गई। लियो को लग रहा था कि उसने जैकपॉट मार लिया है। उसे लगा कि हम बस कुछ अमीर और लाचार लोग हैं जिन्हें डराना आसान होगा। उसने अपनी बंदूक निकाली और बड़ी अकड़ के साथ कहने लगा कि अब से ये याट और इस पर मौजूद सारा सामान उसका है। मैंने बस एक ठंडी मुस्कान दी। एन और शेन शान उन्हें उसी वक्त मजा चखाना चाहते थे, लेकिन मैंने उन्हें रोक दिया। लियो को लगा कि मैं डर गया हूँ। उसने अपनी बंदूक मेरे सीने पर तान दी। उसने ट्रिगर दबाया, लेकिन अगले ही पल जो हुआ उसने उन दोनों के होश उड़ा दिए। गोली चली तो सही, लेकिन मेरे सिस्टम ने उसे हवा में ही पकड़कर गायब कर दिया। उन बेचारों की तो घिघी बंद गई। उन्हें लगा कि शायद उनकी आंखें धोखा खा रही हैं। जब लियो ने दूसरी बार कोशिश की और फिर वही हुआ तो वो दोनों कांपने लगे। उन्हें लगा कि वो किसी इंसान से नहीं बल्कि किसी भूत से टकरा गए हैं। वो पागलों की तरह गिड़गिड़ाने लगे और मुझे भूत दादाजी कहकर जान की भीख मांगने लगे। उनकी ये हालत देखकर मुझे हंसी आ गई। शेन शान उन्हें खत्म करना चाहता था क्योंकि उसके हिसाब से ये लोग किसी काम के नहीं थे, लेकिन मेरे दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। कयामत के इस दौर में मुझे अपने होने वाले सी बेस के लिए मजदूरों की जरूरत थी। ये लुटेरे भले ही घटिया हों, लेकिन मेहनत करने के लिए मजबूत हाथ तो थे ही। मैंने उन्हें मारने के बजाय अपना गुलाम बनाने का फैसला किया। अब ये मेरी कैद में थे और मेरी नई दुनिया के लिए जीतोड़ मेहनत करने वाले थे। मेरी टीम अब पूरी तरह तैयार थी। शेन शान और इन जैसे जांबाज मेरे साथ थे, लेकिन मुझे पता था कि समंदर में हमेशा एक बड़ी मछली छोटी मछली को निगलने के लिए तैयार रहती है। मैंने उन्हें अपना असली प्लान समझाया कि ये याट तो बस शुरुआत है। हम समंदर के बीचों बीच एक ऐसा भेद्य किला बनाएंगे जिसके चारों तरफ जहाजों की पूरी फौज पहरा देगी। जो भी हमारे रास्ते में आएगा या तो वो हमारा कैदी बनकर मजदूरी करेगा या फिर मारा जाएगा। मैंने सिस्टम से ब्लूप्रिंट निकाला और याट को अपग्रेड करने का काम शुरू करवा दिया। इन लुटेरों को मैंने मजदूरी पर लगा दिया। काम के दौरान मशीनों का बहुत शोर हो रहा था, तो मैंने अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल कर सारा शोर ही कलेक्ट कर लिया।
सन्नाटा छा गया। बूबू तो अपनी आंखें मलने लगी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि मैंने शोर को भी गायब कर दिया। मैंने मुल्लिंशु को उन मजदूरों के खाने पीने और रहने के इंतजाम की जिम्मेदारी सौंप दी। इनु से मेरे नाम से चिढ़ा रही थी, जिससे वो बेचारी थोड़ी शर्मा गई, लेकिन वो अपना काम बखूबी जानती थी। उधर लुटेरे दिन भर काम करके बुरी तरह थक चुके थे और मन ही मन मुझे कोस रहे थे। उन्हें लग रहा था कि मैं उनसे जानवरों की तरह गुलामी करवा रहा हूँ और शायद उन्हें भूखा मार दूंगा। मुल्लिंशु जब उनके लिए कुछ नूडल्स और स्नैक्स लेकर गई तो वो अपनी किस्मत को रो रहे थे, लेकिन जैसे ही लिंशु ने उन्हें अगले दिन का डाइट प्लान बताया, उनके तो होश ही उड़ गए। लिंशु ने उनसे कहा कि आज तो इंतजाम कम था, लेकिन कल से हर मजदूर को हर वक्त के खाने में मीट, सब्जी और चावल मिलेंगे। ये सुनते ही उन लुटेरों के चेहरों पर ऐसी चमक आई जैसे उन्हें कोई खजाना मिल गया हो। जिस भरपेट खाने के लिए वो समंदर में अपनी जान जोखिम में डालकर डकैतियां करते थे, वो उन्हें यहाँ गुलामी में बिना मांगे मिल रहा था। वो खुशी के मारे फूट फूट कर रोने लगे और चिल्लाने लगे कि ये गुलामी नहीं है, ये तो जन्नत है। उन्हें लग रहा था कि भगवान ने उनकी सुन ली है और अब उनकी जिंदगी संवर गई है। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि एक कटोरी नूडल्स और भरपेट खाने ने वो कर दिखाया जो मेरी बंदूक की धमकियां भी नहीं कर पाई थी। वो लुटेरे अब पागलों की तरह काम कर रहे थे। उनमें होड़ लगी थी कि कौन सबसे ज्यादा मेहनत करके मुझे अपनी वफादारी दिखाएगा। उन्हें अब यहाँ से भगाना भी नामुमकिन था। मैंने सोचा, जब एक वक्त का खाना इन लोगों को मेरा गुलाम बना सकता है, तो बाहर भूखे मर रहे हजारों लोग सिर्फ छत और रोटी के लिए अपनी जान दांव पर लगा देंगे। मुझे अपनी फौज खड़ी करने के लिए एक भी गोली चलाने की जरूरत नहीं थी, बस अपनी रसद का सही इस्तेमाल करना था। मैंने उस लुटेरों के सरदार से उन शेल्टर्स यानी पनाहगाहों के बारे में पूछताछ की जिसका उसने जिक्र किया था। शेन शान पास नहीं था तो वो और भी खुलकर बोलने लगा। उसने जो बताया वो सुनकर मेरी रूह कांप गई। उसने कहा कि वो शेल्टर्स असल में कोई सुरक्षित जगह नहीं, बल्कि खूंखार गैंग्स के ठिकाने हैं। वहाँ बूढ़ों और कमजोरों को इंसान नहीं बल्कि राशन समझा जाता है, उन्हें मार कर खाया जा रहा है। ये सुनकर मुझे अपनी पिछली जिंदगी याद आ गई जब ये वांचू मुझे मार कर खाने वाली थी। ये गैंग्स अपनी ताकत बढ़ाने के लिए नए इलाकों और रसद पर कब्जा कर रहे हैं। मुझे समझ आ गया कि आज नहीं तो कल समंदर में हमारा सामना उनसे जरूर होगा। इससे पहले कि वो हम पर हमला करें, मैंने तय किया कि हम खुद उन पर हमला करेंगे और उनके ठिकानों को अपने कब्जे में लेंगे। मुल्लिंशु और एन मेरी सुरक्षा को लेकर परेशान थी। उन्हें लग रहा था कि सिर्फ 2 लोगों का वहां जाना खतरनाक है, लेकिन मैंने उन्हें समझाया कि यार्ड की सुरक्षा और काम की निगरानी के लिए उनका यहाँ रुकना ज्यादा जरूरी है। मेरे पास सिस्टम की शक्तियां थी तो मुझे अपनी फिक्र नहीं थी। मैं उस लुटेरों के सरदार के साथ एक छोटी नाव पर सवार होकर उनके ठिकाने की तरफ निकल पड़ा। मुल्लिंशु की आंखों में फिक्र साफ दिख रही थी, पर अब पीछे हटने का वक्त नहीं था। हम जैसे जैसे उस ठिकाने के करीब पहुंच रहे थे, मुझे वहां के पहरेदारों की बातचीत सुनाई देने लगी। वो अपनी नाइट ड्यूटी और आपसी राजनीति को लेकर बड़बड़ा रहे थे। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि कयामत के समंदर में उनकी मौत उनकी तरफ बढ़ रही है। मैंने मुस्कुराते हुए अपनी बंदूक चेक की। शिकार अब बस कुछ ही दूरी पर था। पहरेदारों की बातें सुनकर मुझे हंसी आ रही थी। वो खुद को बड़ा 30 मार खा समझ रहे थे, पर उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि वो किस मुसीबत को गले लगा रहे हैं। उन लोगों में आपस में ही खींचतान चल रही थी। टीम वाले चाहते थे कि वो कुछ ऐसा बड़ा काम करे जिससे उनके बॉस की नजरों में उनकी इज्जत बढ़ जाए। उन्हें लगा कि हम दोनों उनके लिए एक जैकपॉट हैं। मैंने और नंबर 1 ने जानबूझकर मासूम बनने का नाटक किया। हमने उनसे कहा कि हमारे पास जो भी सामान बचा है हम वो सब देने को तैयार है, बस हमें रहने के लिए एक सुरक्षित जगह चाहिए। उन बेवकूफों ने हमें इंसानी भीड़ समझा और खुशी खुशी हमें अंदर ले गए। उन्हें लगा कि कल सुबह जब लॉर्ड बे को इस शिकार के बारे में पता चलेगा तो उनकी वाहवाही होगी। जैसे ही हमें अंदर ले जाया गया, वहाँ का नजारा किसी कसाईखाने से कम नहीं था। गुंडों की अलग अलग टीमें आपस में ही लड़ रही थी। टीम 2 वाले टीम 3 पर इल्जाम लगा रहे थे कि उन्होंने गोदाम से सामान चोरी किया है, लेकिन टीम 3 के लीडर ने सीना ठोक कर कहा कि ये सामान गोदाम का नहीं बल्कि उनका ताजा शिकार है। जब हमें लॉर्ड बेयर के सामने खड़ा किया गया तो वहाँ सन्नाटा छा गया। लॉर्ड बेयर कोई मामूली गुंडा नहीं था। उसने मुझे गौर से देखा और उसकी छठी इंद्री ने उसे चेतावनी दे दी। उसे समझ आ गया कि मैं कोई आम भेड़ नहीं हूँ जो डर के मारे कांपने लगे। मेरी आंखों में खौफ न देखकर उसकी माथे पर बल पड़ गए। उसने अपने गुंडों से कहा कि वो अपने सलाहकार दरवाजे को बुलाकर लाएं। उसे शक होने लगा कि मुझे उसके किसी दुश्मन, शायद नंबर 2 या नंबर 5 वाले गैंग ने भेजा है। चूहा आत नाम का उसका एक गुंडा मुझे मारने के लिए उतावला हो रहा था, पर लॉर्ड बेयर ने उसे रोक दिया। वो समझ गया था कि मामला उतना सीधा नहीं है जितना दिख रहा है। मैं बस शांत खड़ा था और सही मौके का इंतजार कर रहा था, क्योंकि अब शिकार करने की बारी मेरी थी। लॉर्ड बेयर को शक हो गया था कि हम किसी दूसरे गैंग के जासूस हैं। उसने अपने गुंडों को हुक्म दिया कि हमारे कपड़े उतार कर तलाशी लो और देखो कि कहीं हमने शरीर पर कोई ट्रैकिंग डिवाइस तो नहीं छिपाई। अब मुझे एक्शन लेना ही था, क्योंकि अगर मैं और देर करता तो ये गुंडे मेरी तलाशी लेने लगते। जैसे ही वो मेरे करीब आए, मैंने पलक झपकते ही टीम 3 के उन गुंडों को गायब कर दिया। वो सब धुआं होकर सीधे मेरे वॉर स्पेस में जा गिरे। वहां मौजूद
मौजूद बाकी लोग हक्के बक्के रह गए। उन्हें समझ ही नहीं आया कि उनके साथी आखिर गए कहाँ। उधर ऊपर के कमरे में लॉर्ड बेयर का सलाहकार अपनी ही चालें चल रहा था। उसे लग रहा था कि हमें नंबर 5 वाले गैंग ने उनकी ताकत आजमाने के लिए भेजा है। वो सलाहकार अपने गुंडों को समझा रहा था कि अगर हमारे पास कोई ट्रैकर है तो वो घात लगाकर हमला करेंगे और हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन उसे क्या पता था कि मैं उसके ठीक पीछे खड़ा हूँ। मैंने बड़े आराम से अपना परिचय दिया और कहा कि मेरा नाम हॉक है और मैं किसी गैंग से नहीं हूँ। मैं तो बस अपनी मर्जी का मालिक हूँ और यहाँ थोड़ा सामान और रसद लूटने आया हूँ। सलाहकार दंग रह गया कि मैं नीचे के सुरक्षा घेरे को तोड़कर ऊपर तक कैसे आ गया। जब उसने लॉर्ड बेयर के बारे में पूछा तो मैंने मुस्कुराते हुए कहा कि वो अब तक मर चुका होगा। तभी ओल्ड वांग भी बाहर आ गया। वो तो मुझसे भी ज्यादा उत्साहित था। उसे इस ठिकाने का सारा माल और यहाँ के तगड़े आदमी देखकर अपनी नई बेस बनाने का सपना सच होता दिख रहा था। उसे अपनी मजदूरी के लिए नए लोग मिल रहे थे। सलाहकार काफी समझदार निकला। उसने देखा कि मैंने अकेले ही पूरे कैंप की हालत खराब कर दी है तो उसने अपनी बंदूक नीचे रख दी। उसे समझ आ गया था कि मुझसे लड़ना अपनी मौत को दावत देना है। उसने खुद को मेरे हवाले कर दिया। मैंने सिस्टम से उसकी जानकारी निकाली। बंदा वाकई बहुत काम का था और काफी तेज दिमाग था, लेकिन उसे अपनी टीम में शामिल करने के लिए अभी थोड़ा इंतजार करना था, क्योंकि वफादारी रातों रात नहीं मिलती। मैंने तय कर लिया कि अब इस पूरे शेल्टर पर मेरा राज होगा। मैंने सलाहकार को साफ कह दिया कि मेरा इरादा यहाँ सबको मारने का नहीं है। मैं तो बस बाहर की दुनिया को करीब से देखने और अपनी रसद बढ़ाने आया हूँ। मैंने उसे एक लालच दिया, अगर वो बाकी शेल्टर्स को यहाँ बुलाने में मेरी मदद करे तो मैं उसके बॉस लॉर्ड बेयर को आजाद कर सकता हूँ। अपनी वफादारी की वजह से वो तुरंत पिघल गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि लॉर्ड बेयर अब भी जिंदा है, पर मैंने उसे याद दिला दिया कि यहाँ सौदेबाजी की ताकत सिर्फ मेरे पास है। सलाहकार ने मुझे सारा डेटा खोलकर दिखा दिया। कुल 7 शेल्टर्स थे, जिनमें से नंबर 3 पर अब मेरा कब्जा था। उसने बताया कि नंबर 2 वाला गैंग सबसे ज्यादा ताकतवर है और उनका लीडर लड़ाई के मामले में किसी खूंखार जानवर जैसा है। नंबर 5 भी कोई कम नहीं था, पर उनके यहाँ आपसी लड़ाइयाँ ज्यादा चल रही थी। जब मैंने उससे कहा कि मुझे नंबर 2 और 5 दोनों को एक साथ यहाँ बुलाना है तो उसे लगा कि मेरा दिमाग सटक गया है। उसे क्या पता कि मेरे पास वो शक्तियाँ हैं जो उसने कभी सपनों में भी नहीं देखी होंगी। तभी मुझे उस डिस्ट्रेस सिग्नल यानी खतरे के संकेत वाले सिस्टम के बारे में पता चला। ये बटन दबाते ही समंदर में मौजूद सारे शेल्टर्स को हमारी लोकेशन में जाती और हमें उनकी ये एक दोधारी तलवार जैसा था दुश्मन को खुद अपने पास बुलाना। अब तक किसी भी गैंग ने ये बटन दबाने की हिम्मत नहीं की थी, क्योंकि अपनी लोकेशन बताना सीधे सीधे मौत को दावत देना था। पर मुझे तो शिकार का इंतजार करने की आदत नहीं थी। मैंने बिना पलक झपकाए वो खतरे वाला बटन दबा दिया। सलाहकार के होश उड़ गए। उसे लगा जैसे मैंने कोई परमाणु बम फोड़ दिया हो। अब समंदर की वो बड़ी मछलियां हमारी तरफ बढ़ने वाली थी। नंबर 2 और 5 वाले सोच रहे होंगे कि उन्हें कोई आसान शिकार मिल गया है, पर उन्हें ये नहीं पता कि इस बार जाल शिकारी ने खुद अपने लिए नहीं बल्कि उनके लिए बिछाया है। खेल अब और भी बड़ा होने वाला था। सबकी लोकेशन अब साफ दिख रही थी। अब शिकार ढूंढने में समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि शिकारी खुद चलकर मेरे पास आने वाले थे। नंबर 2 का बॉस खुद को बहुत बड़ा सूरमा समझ रहा था। उसे लग रहा था कि वो सबको निकल जाएगा। उसे क्या पता था कि उसने खुद ही अपनी मौत का रास्ता चुन लिया है। मेरे सलाहकार ने उन्हें बुलाने के लिए एक कमाल का जाल बुझा था। उसने सबको मैसेज भेजा कि हमें समंदर में एक बहुत बड़ा समुद्री राक्षस और कच्चे तेल का खजाना मिला है। इस कयामत के दौर में तेल की कीमत सोने से भी बढ़कर थी और राक्षस वाली बात ने इसे और भी सच बना दिया। सलाहकार को लगा कि शायद वो लोग इस बेतुकी कहानी पर यकीन न करें, पर मुझे पता था कि लालच इंसान की अकल पर पर्दा डाल देता है। और वही हुआ। देखते ही देखते चारों शेल्टर्स की नावें हमारी तरफ बढ़ने लगी। जब सब पहुंच गए तो सलाहकार थोड़ा डरा हुआ था। उसे लग रहा था कि मैं अकेला 4 गैंग्स का सामना कैसे करूंगा। मैंने उसे और ओल्ड वांग को अंदर रहने को कहा और अपनी फ्लाइट स्किल एक्टिवेट कर दी। मैं सीधा हवा में उड़ता हुआ उनकी नावों के ऊपर पहुंच गया। उन लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर चल क्या रहा है। वो पागलों की तरह चिल्ला रहे थे कि राक्षस कहाँ है और तेल कहाँ है। मैंने मुस्कुराते हुए उनसे कहा कि अगर राक्षस देखना है तो ये देखो। मैंने अपने सिस्टम से उस भयानक समुद्री जीव को बाहर निकाला जिसे मैंने कैद कर रखा था। उनकी आंखों के सामने साक्षात मौत खड़ी थी। फिर मैंने लॉर्ड बेयर को भी उनके सामने छोड़ दिया। उन गुंडों की तो घी बंद गई। उन्हें लगा कि मैं कोई इंसान नहीं बल्कि खुद एक राक्षस हूँ जो इंसानों को खाता है। वो मुड़ने और भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन मेरे चंगुल से निकलना इतना आसान नहीं था। मैंने उन सबको धूल चटा दी और अपना कैदी बना लिया। सलाहकार तो हक्का बक्का रह गया। उसने कांपते हुए मुझसे पूछा कि क्या मैं वाकई एक इंसान हूँ। उसकी हालत देखकर मुझे हंसी आ गई। मैंने उसे साफ कह दिया कि मैं इंसान ही हूँ, बस थोड़ा अलग हूँ। अब मेरा काम पूरा हो चुका था। मुझे जितने मजदूर और रसद चाहिए थी वो मिल चुकी थी। मैंने आदेश दिया कि अब यार्ड को वापस बेस की तरफ मोड़ा जाए। अब घर लौटने का वक्त था।